फंक्शन वाला वाला ये कुछ वे लास्ट क्लास में क्या किया था? वो टाइप का वगैरह बन सकता है। कंस्ट्रक्टर कर लिया, सेल्फ कर लिया। ओके। माइनस में यूज करेंगे उल्टा चलता है। लेने की ये बस क्या करना है, आपने बड़ी गली में माइनस की से ये वाली चीज क्या होता है मैम कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर हाँ जी मैम। क्या। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? हम्म कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हाँ जी सर। पीछे क्या होता है कंस्ट्रक्टर? क्लास क्लास क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर। करता है जो क्लास हम्म गाइस अब हम कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स देखेंगे, ठीक है? तो बिल्ट इन डेकोरेटर देखने से पहले हमें डेकोरेटर समझना पड़ेगा, ठीक है, कि डेकोरेटर होता क्या है। ओके। जनरेटर्स पढ़ लिया हमने ना? एक, जनरेटर। हाँ वो बढ़ती फंक्शन में यूज करते हैं। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ होता है जिसमें वो रेफरेंस बताता है करंट इंस्टेंस का, मतलब ऑब्जेक्ट का। हम्म चलिए guys, पहले डेकोरेटर समझते हैं, डेकोरेटर होता है क्या। देखो डेकोरेटर आप पहले से ही जानते हो, ठीक है, बट फिर भी एक फैंसी टर्म होता है डेकोरेटर। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डेकोरेटर। एडवांस टॉपिक है, एडवांस ही पूछा जाता है लोगों से, ठीक है। So in Python, decorators are a way to modify the behavior of a function or a class without changing the structure of the existing function or class. Okay. Decorators allow us to wrap another function in order to extend the behavior of the wrapped function without permanently modifying it. Decorators are implemented using the @ symbol followed by the decorator name placed above the functions or classes definition. When you apply a decorator to a function or class, the decorator function is called with the function or class being decorated as it is argumented. Decorators are called in a bottom-up fashion. Now we need to understand some important setup and understand decorators. मुझे पता है तो मैं इससे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे ही चलते हैं। गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि डेकोरेटर ना इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप भी कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, ठीक है। पहले हम एक बात करते हैं कि भाई डेफ एक फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है, जो कि एक सिंपल से हाय, ठीक है। हम्म और ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, हेलो प्रमोद।
ठीक है, या फिर किसी और का नाम। ठीक है, हमें पता है कि जब से हाई को कॉल किया जाएगा तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि एक से हाई है। ठीक है, नॉर्मल बात हो गई। अब guys, मैं ये कह रहा हूँ, हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ना, पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, अपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और मैंने इसका फंक्शन का नाम लिख दिया अपर कन्वर्टर। ठीक है, ओके। क्या फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आर्गुमेंट जा सकता है? फंक्शन। जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता, है ना? ठीक है, बढ़िया बात है। तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक फंक्शन को आर्गुमेंट लिया जाए, ले लिए। इट जस्ट अ वेरिएबल, इसकी जगह आप जो देना चाहो वो ले सकते हो। अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करते चलेंगे कि इस फंक्शन को, हम इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजना चाहते हैं। ठीक है, आप इमेजिनेशन करते चलोगे कि ये फंक्शन इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना कि बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब मान लिया जाए जब ये फंक्शन इसके अंदर ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपने क्लोजर पढ़ा है? क्लोजर, मैंने बोला ना क्लोजर पढ़ने के लिए नहीं। तो देखो, क्लोजर क्या होता है? आपके पास, पहले यहाँ पे बता दूं, एक माई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, इसके अंदर एक मैसेज है। ठीक है, ठीक है, हेलो। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन और है, डेफ, और इसको बोल रहे हैं हम इनर फंक्शन। ठीक है, इनर अंडरस्कोर फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है क्या? ऊपर वाले मैसेज को। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, ये बाहर वाला जो फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करता है? इनर फंक्शन। हम्म, समझ में आई बात? हमारे पास एक फंक्शन है गाइस, इनको बोलते हैं हम किस तरह का फंक्शन? इसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर एक वैल्यू है। ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन है ये किसके स्कोप में है? इसके स्कोप में है। इसका मतलब ये वेरिएबल एक्सेसिबल है यहाँ पर। हमने एक फंक्शन और बनाया जो कि है इनर फंक्शन। इनर फंक्शन के अंदर वो रिटर्न क्या करता है? मैसेज। और मैसेज वो कहाँ से उठाएगा? यहाँ से। स्कोप पता है आप लोगों को? चार स्कोप होते हैं, एल, ई, जी। पी। तो स्कोप कैसे चलता है? उल्टा चलता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं चलता है, कैसे चलता है? उल्टा चलता है। ये ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे चलता है। सबसे पहले चीजें कहाँ ढूंढी जाती हैं? लोकल। लोकल स्कोप में। तो ये जो स्कोप है ना, ये एक लोकल स्कोप है। किसका? इनर फंक्शन का। और ये भी किसका लोकल स्कोप है? माई फंक्शन का। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मैसेज है लोकल स्कोप में तो है नहीं, कहाँ पे है? नहीं गाइस, इसको ग्लोबल नहीं कहते, इसको बोलते हैं इनक्लोजिंग स्पेस। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को इनक्लोज कर लेता है तो इसको स्कोप को क्या बोलते हैं हम? इनक्लोजिंग स्पेस। ये है लोकल और ये है इनक्लोजिंग। तो इसीलिए एलईजीबी होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ ढूंढता है? लोकल। अगर उसे मैसेज यहाँ पे ना मिलता ना, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। अगर हम एक मैसेज की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर देना, तो वो मैसेज की वैल्यू अपनी रिटर्न करेगा, ना कि इसको करेगा। ठीक है, अब क्योंकि इनक्लोजिंग स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, है ना? यहाँ पर कोई मैसेज है नहीं है, तो वो कहाँ ढूंढेगा? इनक्लोजिंग स्कोप में। अगर यहाँ भी ना होता तो कहाँ ढूंढता? यहाँ पे, ग्लोबल में। अगर यहाँ भी ना मिलता तो कहाँ ढूंढता? बिल्ट इन स्कोप में। अब गाइस, इस फंक्शन को कॉल कैसे किया जाए? पहले मैं बता रहा हूँ क्लोजर क्या होता है। ठीक है, अगर हम, आप सोच के बताओ, अगर मैं माई फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या होगा? बताओ।
अगर मैं माई फंक्शन को क्लोज कर दूं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा आपको लगा? तो वो भी खाएगा। हाँ। हेलो रोहित क्यों आएगा, पहले ये बताइए मुझे। तो माई फंक्शन में फिर पिछले वाले में गया, अंदर वाले में रिटर्न वो मैसेज गाइज कर रहा है। रिटर्न तो मैसेज वही कर सकता है। कि रिटर्न किसका है? ये इनर का है ना। इनर फंक्शन का है। इनर तो कभी कॉल हुआ ही नहीं। इनर कहीं कॉल हुआ है? कोई भी फंक्शन वैल्यू तभी देता है जब वो कॉल होगा। बिना कॉल के कोई भी फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो इनर फंक्शन तो कभी कॉल हुआ ही नहीं। हमने किया माई फंक्शन कॉल। किया। जब माई फंक्शन कॉल होगा वो यहां से देखेगा कि यार सारी चीजों को यहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर। अब वो क्या करेगा? मैसेज वैल्यू को लेगा। बट मैसेज आपने प्रिंट थोड़ी नहीं किया कहीं पे। अगर आप प्रिंट करते तभी तो मैसेज प्रिंट होता। प्रिंट तो हमने बस वेरिएबल असाइन किया था उसके अंदर, वेरिएबल असाइन हो गया, उसके बाद उसने कहा कि आपने एक इनर फंक्शन यहाँ पे बनाया। एंड देन आपने कहा कि भाई मैं इसके एक फंक्शन को रिटर्न करूंगा। हम्म। तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, ये किसकी रिटर्न है? माई फंक्शन की। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? इन फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि मैं आपको इनर फंक्शन को रिटर्न करके दूंगा। ठीक है। देखो इसकी क्या आएगा तो फिर इसका आउटपुट। हम्म। बे सोचो, ये साफ साफ कह रहा है, ये क्या आउटपुट आएगा इसका? हेलो रोहित यार। हेलो रोहित क्यों आएगा, पहले ये सर देखो, बता। माई फंक्शन हाँ। रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन को। हाँ। इनर फंक्शन कॉल कर रहा है रिटर्न इनर मैसेज को। फंक्शन को कॉल करके नहीं रिटर्न कर रहा है। इनर फंक्शन को वो फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं यहाँ पे ध्यान से देखो। पैरेंथेसिस नहीं लगे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? उसने इस फंक्शन को कभी कॉल नहीं किया है। किस फ्लो के साथ चलिए, अंदाजा मत मारिए। अंदाजा मत मारिए, अंदाजा मारोगे तभी फंसोगे इसके अंदर। सिंपल सी बात ये है, ये क्या कर रहा है? एक हमने असाइन किया वैल्यू। असाइन करने के बाद हमने कहा कि भाई इनर फंक्शन के अंदर एक हमारा एक और फंक्शन है। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। इसको बोलते हैं हम गाइस हम फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को रिटर्न करे। ठीक है। एक होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब होता है? एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉल बैक फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री फंक्शन, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के एज ए रिटर्न करे। क्लियर है? ये वाले बेटे ने थोड़ा सा बस। देखो, कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब है? कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगा। जो किसी फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगा उसको क्या बोलते हैं हम? आर कॉल बैक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करे उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री फंक्शन। फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा रिटर्न करे, इसको बोलते हैं हम फैक्ट्री फंक्शन। समझ में आई बात? ये किसको रिटर्न कर रहा है? इनर फंक्शन। तो ये क्या हो गया? एक फैक्ट्री फंक्शन। और ये क्लोजर भी है गाइस। एक क्लोजर का मतलब क्या है, देखो पहले क्लोजर का मतलब बताता हूँ आपको। वेरिएबल जो लोकल स्कोप में होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। मान ले जाए मैं यहाँ पे माई फंक्शन बनाऊं एक। मैंने लिखा है यहाँ पे माई फंक्शन टू। ठीक है। और माई फंक्शन टू के बाद डेफ मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू 30। असाइन किया। और यहाँ पे क्या किया? प्रिंट एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या है? एक्स। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि भाई एक्स की वैल्यू प्रिंट करिए, क्या एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी? बताइए, आउटपुट आएगा एक्स का? हम्म। आएगा। क्या आएगा फिर? फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आपको। मैं अगर प्रिंट एक्स करूँ यहाँ पे क्या होगा? हम्म। एरर आएगा। क्या बोलेगा एरर? एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो किस ध्यान से समझो, लोकल स्कोप है क्या? अभी आपको मुझे लग रहा है लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप समझ में नहीं आई बात। देखिए, ये जो एक्स कॉल हुआ है वो कहाँ से हुआ है?
ग्लोबल स्कोप से कॉल हुआ है, बट ये वाला एक्स कहाँ पर है? लोकल। लोकल स्कोप के अंदर है। कभी भी वेरिएबल अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। ग्लोबल का एक्स ग्लोबल में रहेगा और लोकल का लोकल में रहेगा। पाइथन क्या बनाता है? नेम स्पेस बनाता है। क्या बनाता है? नेम स्पेस। चार नेम स्पेस बनाता है। एक लोकल बनाता है, एक इनक्लोज बनाता है, एक ग्लोबल बनाता है, और एक बिल्ट इन बनाता है। लोकल स्पेस तब तक चलता है जब तक कि फंक्शन कॉल हो रहा है। एक्स की वैल्यू प्रिंट हो सकती है केवल इस फंक्शन की हेल्प से। समझ में आया? एक्स क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कब होगा? जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। क्या एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब हम करें प्रिंट माई फंक्शन और इसको हम कॉल करें। ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। नन कहाँ से आया है? क्योंकि आपने दो बार प्रिंट लगा दिया, एक बार प्रिंट यहाँ पे लगा दिया और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? ये। ठीक है। अब आप लोगों को मुझे पता होगा कि नन नहीं समझ में आ रहा होगा नन कहाँ से आया। ओके। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब क्या वापस एक्स को मैं प्रिंट करूं, क्या दोबारा मिलेगा एक्स? अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन ने एक नेम स्पेस बनाया है कि भाई ये जब लोकल से कॉल होगा तभी मैं लोकल के पास जाऊंगा, नहीं तो नहीं मांगूंगा। इसको मान के चलिए कि दैट यू हैव अ पूरा मेमोरी एलोकेशन। ये लोकल स्कोप है, तो चीजें अगर लोकल से कॉल होंगी तो लोकल में ही होंगी, अगर ग्लोबल में होंगी तो ग्लोबल से ही कॉल होगी। स्कोप उल्टा चल सकता है। LEGB, ये नेम स्पेस भी है गाइस। ये उल्टा तो चल सकता है। माना कि अगर लोकल में नहीं मिलती है तो इनक्लोज में जा सकता है, इनक्लोज में नहीं मिलती है तो ग्लोबल में जा सकता है, ग्लोबल में नहीं मिलती है तो बिल्ट इन में जा सकता है। बट हम इसको उल्टा चला रहे हैं। कैसे? हम लोकल की चीज कहाँ एक्सेस कर रहे हैं? ग्लोबल में। ग्लोबल की लोकल में तो एक्सेस हो सकती है, बट लोकल की ग्लोबल में एक्सेस नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज? आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। अब बात वापस आते हैं यहाँ पर। अब मैसेज तो यहाँ पे कॉल नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं ना। क्या बोलेगा? मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैसेज इस फंक्शन के लोकल स्कोप में। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं उसको? ग्लोबल में। ये मैसेज तभी आ सकता है जब प्रिंट मैसेज आप यहाँ पे अंदर करें और उस फंक्शन को क्या करें? कॉल करें। तो ये क्रिएट करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बात आती है जो हम वापस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा माई फंक्शन और मैंने इसको कॉल किया। ठीक है। इसका आउटपुट अभी मुझे नहीं बताया किसी ने, आपने क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सिंपल सी बात यह है कि कहीं मैसेज तो आने से रहा, क्योंकि मैसेज कहीं प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे कहा कि भाई इनर फंक्शन है। रिटर्न मैसेज तभी आ सकता है जब इस फंक्शन को क्या किया जाए? कॉल किया जाए। तो सिंपल सी बात यह है कि इस फंक्शन का कुछ आउटपुट नहीं आएगा। वो क्या कहेगा कि मैंने आपको इनर फंक्शन को क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। क्या कर दिया है? इनर फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो इनर फंक्शन जो है वो रिटर्न हो गया। ठीक है। तो ये कहेगा आपसे क्या? कि मैंने आपको फंक्शन रिटर्न किया है और उस फंक्शन का नाम क्या है? इनर फंक्शन। ठीक है। ये आपका मेन जो फाइल है उसमें माई फंक्शन ने एक रिटर्न किया है क्या? इनर फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये क्या नई यहाँ बता गई? ये हम लोकल स्कोप में हिडन रख सकते हैं और इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हम इसको लोकल स्कोप में हिडन कर सकते हैं और इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू माई फंक्शन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस लाइन में क्या हुआ होगा? ये माई फंक्शन कॉल हुआ होगा। हुआ कॉल। जब कॉल होगा तो क्या रिटर्न करेगा? इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन किस में चला गया? रिजल्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? रिजल्ट। तो क्या आएगा इसका आउटपुट? बताओ। फिगर नहीं आएगा, फिगर बटन नहीं आएगा। इनर फंक्शन आएगा। हाँ। पक्का? वो रिटर्न में स्टोर होगा ना। हाँ। तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा आपको? फिगर बटन नहीं आना चाहिए। है ना। तो इसने क्या रिटर्न किया है? इनर फंक्शन रिटर्न किया है ना। तो क्या मिलेगा रिजल्ट में? यही तो कह रहा है। यहाँ पे देखो।
नीचे स्टोर करो इसको। क्या कह रहा है? इनर फंक्शन। अब क्योंकि इनर फंक्शन आपके पास आ चुका है, तो अगर आप इसको कॉल कर दें तो क्या होगा? समझ में आई बात? तो तुक्का नहीं मारना कभी फंक्शन के अंदर कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि माई फंक्शन एक मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है जो कि एक लोकल स्कोप में है। उसके पास एक अपना फंक्शन है जो कि एक रैपर फंक्शन है जो कि इनर फंक्शन है। और वो रिटर्न क्या कर रहा है? एक मैसेज रिटर्न कर। बट मैसेज तभी रिटर्न हो सकता है जब क्या हो? इनर फंक्शन को कॉल हो। तो हमने क्या किया, पहले माई फंक्शन को कॉल किया और बदले में उसने क्या रिटर्न किया? इनर फंक्शन। और इनर फंक्शन को हमने एक फंक्शन में कॉल किया और उसको क्या कर दिया बाद में? रिजल्ट को कॉल कर दिया और हमें जो आउटपुट मिलना था वो मिल गया। अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे मैसेज इक्वल्स टू ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता? दिस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इसका लोकल स्कोप बन चुका है। क्या बन चुका है? लोकल स्कोप बन चुका है। और लोकल स्कोप बन चुका है तो इसका मतलब ये है कि भाई अब मैसेज की वैल्यू ये नहीं है, क्या है? दिस है। मतलब मैसेज ये वाला भी एग्जिस्ट करता है और ये वाला भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैसेज हम यहाँ पे भी लिख दे तो ये भी एग्जिस्ट करता है। समझ गए गाइस? ये कहाँ पर है? ग्लोबल में है। ये कहाँ पे है? इनक्लोजिंग स्कोप में। और ये कहाँ पर है? लोकल स्कोप। तो ये लोकल बन गया है और ये क्या बन गया? इनक्लोजिंग। और ये क्या बन गया है? ग्लोबल। अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोजर। जब अभी मैंने कहा था कि वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट क्या गाइस वेरिएबल डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पर? नहीं। अगर कोई इनर फंक्शन ऊपर की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है तो उस केस में वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसीलिए आप यहाँ पर क्या देख पाए? दिस देख पाए या फिर मैसेज देख पाए। तो इसको कहते हैं क्लोजर। क्या कहते हैं? क्लोजर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये वाला मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनर फंक्शन इस वेरिएबल को यूज कर रहा है। क्योंकि इनर फंक्शन इस वेरिएबल को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। बस क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ऊपर चलते हैं, जिसके लिए मैंने इतनी महाभारत सुनाई है आप लोगों को। अब इमेजिन करके चलेंगे कि ये फंक्शन इसके अंदर यहाँ पे रहेगा। ठीक है? ये फंक्शन कहाँ पे रहेगा? इसके अंदर रहेगा। डेफ। पर हमने क्या कहा, एक इनर फंक्शन हमने बनाया। अब क्योंकि गाइस इनर फंक्शन में दोबारा नाम दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि लोकल स्कोप में वेरिएबल अलग रहता है। ठीक है? तो ये इनर फंक्शन हमने बनाया। और इनर फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्या? अब मान के चलिए कि ये फंक्शन जो है से हाय इसके अंदर जा रहा है। किसके अंदर? इसके अंदर। तो क्या इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पर? फंक को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? फंक्शन के अंदर। हाँ, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? भाई मान लिया जाए से हाय यहाँ पर चला गया। चला गया। से हाय भेजा है, कॉल नहीं भेजा है। गाइस ध्यान से देखना। अगर मैं कॉल भेजता हूँ तो इसका मतलब क्या है? हेलो सचिन जाएगा उसके अंदर। बट मैं फंक्शन को इसके अंदर कॉल करना चाहता हूँ। मैंने लिखा भाई जो भी फंक इसके अंदर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? कॉल होगा। अगर ये कॉल होगा तो क्या जाएगा? ये अपने डेफिनेशन के पास जाएगा। और ये क्या रिटर्न करेगा? हेलो सचिन। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं? हम्म। सही बात आई कि भाई यहाँ पे हमने कहा कि भाई सेहा इसके अंदर जाएगा। अब हमने एक फंक्शन बना रखा है यहाँ पर। हमने कहा कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। हुआ कॉल। कॉल होने के बाद ये वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। ठीक है? हुआ। क्या हम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं? हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास क्या है? हेलो है। क्या मैं इसको स्प्लिट स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हम्म। क्लियर? क्या मैं इससे इस रिटर्न कर सकता हूँ इस वैल्यू को? हम्म। स्प्लिटेड स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं? अभी क्या था नीचे? अब यहाँ पे क्या मैं इस इनर फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूँ जैसे भी किया था?
हम्म, जहाँ और पे नहीं वाले कैसे? अभी किया था, सेम टू सेम वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन किसी फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। ध्यान रखना, ये से हाय जा रहा है, से हाय कॉल नहीं हो रहा है, से हाय कॉल नहीं हो रहा है, क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है। इस चीज में और इस चीज में अंतर समझो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा माई फंक एफ और आपने एक डैफ बनाया, ठीक है, और डैफ बना के आपने क्या किया, उसको रिटर्न किया हेलो। तो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर a इक्वल्स टू माई एफ, ठीक है गाइस, इसमें इसमें क्या अंतर है, इन दो लाइनों में क्या अंतर है? है ना? इसके अंदर इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जा रही है, और इसके अंदर सीधा क्या जा रहा है, फंक्शन जा रहा है। अगर मैं ये लिखता हूं कि a इक्वल्स टू माई एफ, इसका मतलब ये है कि a को भी कॉल किया जा सकता है। आप समझ गए बात को? बट अगर मैं ये वाली लाइन लिखता हूँ a इक्वल्स टू, तो इसका मतलब a को कॉल नहीं किया जा सकता, उसकी रिटर्न वैल्यू आई है इसके अंदर। समझे बात को? तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा, मैं फंक भेज रहा हूँ, और फंक के अंदर क्या हो जाएगा, वो जाके कॉल आ जाएगा। इसमें कोई भी जा सकता है, इसकी जरूरी नहीं है कि से हाय ही आए। कोई भी फंक्शन आए जो एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता हो, इस फंक्शन पे एज ए डेकोरेटर यूज हो सकता है। ये इसके अंदर जाएगा, कुछ डेटा को प्रोसेस करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, और लेकिन रिटर्न तभी करेगा। तो एग्जैक्टली में मैंने क्या कर दिया, एक तरह से क्लोजर ही बना दिया। ठीक है, एक नेस्टेड फंक्शन बना दिया मैंने इसके अंदर। तो नेस्टेड फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया है, अब अब देखना गाइस यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, इस से हाई को हम कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, करें। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि से हाई पर क्या आना चाहिए? हम्म, से हाई का आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ, क्या आउटपुट आएगा? हम्म, बोलो बोलो। सिंपल है guys, इतना सोचो ना क्या था इसमें। मैं समझ में नहीं था, आप एक घंटे से सोच क्या रहे थे आप लोग? ये सिंपल एक फंक्शन है से आया, वो क्या रिटर्न करता है, इसका इस फंक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। तो इतना क्या सोच रहे थे आप? दिमाग। तो आप कहीं आपने लिंक, आपने कोड ने लिंक किया कहीं? क्या इन दोनों कोड का आपस में कोई लेना देना है अभी? नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो से हाय को अगर कॉल करेंगे तो हेलो ही सचिन आएगा। बड़ी देर से सोच रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो एक घंटे से। इन कोड का और इस कोड का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिंपल सी बात ये है कि अपर कन्वर्टर, अब देखो हम एक कनेक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, कनेक्शन ये बनाने वाले हैं, मैं कहने वाला हूं क्या, से हाई इक्वल्स टू, ठीक है, अपर कन्वर्टर से हाई। अब बताओ। देखो ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है, अभी जो मैंने समझाई आपको कहानी बिल्कुल साफ साफ बता रहा है ये। हम्म, फ्लो के हिसाब से चलो कोड के, और फ्लो साफ साफ बताएगा। गाइस आई नो दैट कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, बट एक बार अगर इसको समझ लोगे। क्योंकि मुझे क्लास मेथड समझाना है, आपको प्रॉपर्टी समझानी है, डेकोरेटर समझाने हैं। तो ये अगर डेकोरेटर यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो वो समझाना आसान हो जाएगा। क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से? स्ट्रेट हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है।
अब आपने इसको रन कर दिया, तो अब अगर हम से हाई को कॉल करें तो क्या आउटपुट आएगा इसका? बताओ, चलो इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट। हाँ, हेलो सर कैन आई हेलो कैसे आएगा हेलो सचिन मतलब? से हाय वाले मैंने अब ये किया है, देखो पहले मैंने ये लाइन रन की है, फिर मैंने ये लाइन रन की है, अब थर्ड में ये लाइन रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? दिमाग लगाइए, सोचिए। ठीक है। पहले वाले को क्लोजर है दूसरा वाले हम हम्म। पहले से नहीं आया तो इस बार फंक्शन को कॉल किया है हम्म। अभी जो से आई को करा है ना तो आपको एक चीज नहीं दिख रही कि भाई जब ये से हाई मैंने ग्लोबल स्कोप में स्टोर किया है, तो और ग्लोबल में ही कॉल किया है, तो ग्लोबल स्कोप में क्या होगा? पहले से कुछ तो किया होगा इस फंक्शन ने, नहीं किया होगा। नहीं ये स्प्लिट स्प्लिट करेगा नहीं तो तो क्या आउटपुट आना चाहिए? गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज, अपर कन्वर्टर बस फंक्शन का नाम है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपर कन्वर्ट कर देगा ये तो मैंने नाम लिख दिया बस, इसका अपर कन्वर्टर या स्ट्रिंग स्प्लिटर कुछ भी लिख सकते हो। सो इट डजेंट मीन कि ये अपर में कन्वर्ट करेगा, ये तो बस वैसे ही मैंने नाम लिख दिया, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। कोड के फ्लो के हिसाब से चलिए और बताइए क्या आना चाहिए आउटपुट। होगी अगर ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज जो मैंने लिखी है ना, वो हटा दिया शायद मैंने, जो क्लोजर वाले स्टेटमेंट में लिखा था मैंने। मैंने किसी द्वारा इन्फॉर्मेशन से पढ़ा है ऐसा चीज मुझे समझ में जो पहला वाला तो बस क्या है एक हो गया और तो जो सिंपल आएगा ऐसा फंक्शन हम्म। पहले वाले इसमें आएगा इसी का स्प्लिट होता है तो मगर दो स्प्लिट कर दें तो ऐसे स्प्लिट करके हम्म। ठीक है। तो अगर इसको समझने की कोशिश करो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि अपर कन्वर्टर के अंदर से हाई जाएगा, क्या ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो गया? हो गया ना? जब ये फंक्शन, ये parentheses लगा दिए, बट हमने किसके साथ कॉल किया इसको? इसके साथ साथ इसके अंदर क्या गया है? से हाई गया है। ठीक है। अब से हाई इसके अंदर पहुंचा होगा, पहुंचा से हाई, से हाई यहाँ पर कॉल हुआ होगा।
उसके अंदर उसने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया होगा, और ये से हाई क्या रिटर्न करेगा? स्प्लिटेड रिटर्न करेगा। बट अब अभी कहीं पर भी इनर फंक्शन अभी क्या नहीं हुआ है? कॉल नहीं हुआ है। इनर फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है। वो केवल क्या कर रहा है? इतना काम उसने कर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है? उसने रिटर्न स्प्लिटेड किया है। बट क्योंकि अभी अब मैंने क्लोजर में क्या बताया था आपको, कि तब कॉल होगा जब ये किसी वेरिएबल के अंदर जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि अपर कन्वर्टर क्या रिटर्न कर रहा है? इनर फंक्शन को। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इनर फंक्शन किसके अंदर आ चुका है? से हाई के अंदर आ चुका है। आ चुका है कि नहीं आ चुका है? अब जैसे ही आप से हाई को कॉल करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या रिटर्न करता है? हेलो। और ये हेलो किससे से डेकोरेट हो रखा है? इससे हो रखा है किससे? अपर कन्वर्टर से। तो जब इसके अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये आपको क्या करेगा? स्प्लिटेड स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। अब गई इसी को हम बोलते हैं डेकोरेटर। आपने क्या कर दिया है? अपर कन्वर्टर को, सॉरी से हाई को, इस फंक्शन से डेकोरेट कर दिया है। कि अब आपने इसकी फंक्शनैलिटी बदल दी है। किसकी? से हाई की। अब से हाई जहां पर भी कॉल होगा, ठीक है, अब वो खाली इसको रिटर्न नहीं करेगा। वो क्या कर रहा है? इससे डेकोरेट हो रखा है वो। इसी को क्या कहते हैं हम? डेकोरेटर। अब इसी से डेकोरेट हो रखा है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखते प्रोग्रामिंग में। है तो बात यही जो मैंने आपको बताई है। बट इसको ऐसे ना लिख के हम क्या लिखते हैं? देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वापस से मैंने कनेक्शन तोड़ दिया इन दोनों का, तो इससे हाई क्या कर रहा है? हेलो सचिन। तो हम क्या कहते हैं इसको? डेकोरेटर को एट द रेट, और क्या लिख दूंगा मैं? अपर कन्वर्टर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो से हाई है इस फंक्शन से क्या हो गया? डेकोरेट हो गया। तो अगर आप से हाई की अब वैल्यू देखोगे, यू विल सी, इसी को हम क्या कहते हैं? डेकोरेटर। तो इसको मैं स्प्लिटर नाम रख देता हूँ। ठीक है। क्लियर है ये बात? अब guys, इस तरह के और भी फंक्शन हो सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, एक डेकोरेटर और बना देता। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपर कन्वर्टर, अपर अंडरस्कोर कन्वर्टर। इसके अंदर इनर ऐसे ही रहने दिया मैंने। फंक गया इसके अंदर, ये स्ट्रिंग आया, और स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? अपर कर दिया। ठीक है। अभी भी देखो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका और इसका। तो मैं क्या कह रहा हूँ? @ अपर कन्वर्टर। ठीक है। समझ में आई बात? तो ये जो बात कह रहा था कि दे आर रिटन इन ए बॉटम अप फैशन, बॉटम अप फैशन का क्या मतलब है? कि पहले इससे डेकोरेट होगा, और इसके बाद इससे डेकोरेट होगा। तो पहले कंसेप्ट आपका क्या होगा? ये अपर कन्वर्टर में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद किस में होगा? स्प्लिट में होगा। तो क्या अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या ये फंक्शन चलेगा? चलेगा ये? बॉटम अप फैशन का क्या मतलब है? बॉटम अप फैशन का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, पहले ये होगी, उसके बाद ये होगी। तो पहले जो आपका से हाई है, पहले से हाई इससे वर्क करेगा, फिर उसके बाद इससे करेगा। तो क्या रिटर्न होगा? ये चलेगा कि नहीं? है? पर वो पहले अब स्प्लिट करेगा फिर ऊपर करेगा ऊपर पहले स्प्लिट करेगा और फिर अपर। अपर करेगा, तो चल जाएगा। जब स्ट्रिंग पहले स्प्लिट हो जाएगी तो क्या अपर कन्वर्ट हो सकती है वो? ये क्या रिटर्न करता है? स्प्लिटर क्या रिटर्न करता है? ये जो स्प्लिटेड स्ट्रिंग है वो क्या है? लिस्ट। और जब ये लिस्ट इसके पास जाएगी, अपर के पास, क्या लिस्ट डॉट अपर के पास मेथड होता है? हाँ, नहीं होता ना। तो क्या होगा? हमें एरर थ्रो होगा। एरर थ्रो क्या होगा? लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। तो जब यहाँ पे लिस्ट आएगा और लिस्ट रिटर्न हुआ है, ये केवल तभी चल सकता था जब हमारा क्या चलता? स्ट्रिंग चलता। तो डेटा सेट मैच करना चाहिए, तो आप पहले स्प्लिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्प्लिट करने के लिए एक रिटर्न में क्या चाहिए? स्ट्रिंग ही चाहिए। आप ये कर सकते हो, जो आपका स्ट्रिंग, जो ये आपका स्प्लिट है, हाँ, इसका अगर आप पहला कैरेक्टर मांगना चाहो तो आप दे सकते हो।
क्या कह सकते हो कि स्प्लिटेड स्ट्रिंग का जीरो कैरेक्टर रिटर्न कर दीजिए आप। तो से हाय आपको क्या देगा? हेलो वर्ड देगा। तो इस कितना काम आसान हो गया। आपने, अगर आपको मैं कहूं कि आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है, देखो इसका यूज क्या है, यूज देखो। इसका यूज ये है कि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो आपको पहला कैरेक्टर रिटर्न करके दे। इसका मतलब क्या है, आपको हर बार अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं कहूँ अपर चाहिए खाली, तो क्या करोगे आप? अपर वाला लिखना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं खाली इसको अब स्प्लिट चाहता हूं, तो फिर स्प्लिट वाला लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन बार बार यहीं पे आके बनाने पड़ेंगे। बट हमारे पास ऑलरेडी डेकोरेटर तैयार है, हम क्या करें, ऑटोमेटिकली इन डेकोरेटर को यूज करें। आपको दोनों एक साथ करने, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। आपको सिंगल करना है, आपको सिंगल मिल जाएगा। समझ गए? आप इसमें भी और स्प्लिट करना चाहें तो मुझे कि भाई मुझे तो जीरो का जीरो चाहिए या वन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? एच मिल गया आपको कि भाई हर एक उसका पहला कैरेक्टर चाहिए, तो देन यू कैन डू दैट। आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मिल गया आपको एच। तो समझ में आया डेकोरेटर? पढ़ लेना, अभी समझ में कुछ नहीं आया तुम्हारे, ठीक है? तो एक बार दोबारा लिख लेना इसको, जाके कई बार लिखना पड़ेगा। इवन यू विल नॉट बिलीव, 5-5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी ये चीजें इतनी समझ में नहीं आती। ओके। बट मुझे क्यों समझानी है, क्योंकि मुझे डेकोरेटर यूज करने हैं आज क्लास के अंदर। ठीक है। तो वन बाय वन कुछ डेकोरेटर्स हैं जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन हैं, तो हम उनको देखेंगे कि भाई क्या होता है वो डेकोरेटर्स। ओके। सो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है व्हाट इज डेकोरेटर। इंटरव्यू बिट पे आपको मिल जाएगा, तो उसका आंसर आपको आज मिल जाएगा। ठीक है। सो वापस चलते हैं उसी स्लाइड के अंदर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स होते हैं, लाइक आपके एट द रेट क्लास मेथड होता है, एट द रेट आपका प्रॉपर्टी होता है, एट द रेट आपका स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है। तो उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास मेथड से शुरू करते हैं। ये हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी पाइथन में बना बनाया बिल्ट इन डेकोरेटर है। ओके। कंस्ट्रक्टर तक क्लियर था शायद, है ना? ओके। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास मेथड डेकोरेटर क्या करता है और किस तरह से काम करता है। इन पाइथन द क्लास मेथड डेकोरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन ए क्लास मेथड। A class method is a method that is bound to the class, not to the instance of the class. It can be called on both class itself is instance. To define a class method, you need to use the class method decorator just above the method declaration. Okay. तो हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना एक चीज यहाँ पर। हमने एक क्लास बनाई है जिसको हमने क्या बोला है, माई क्लास। और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, सीएलएस। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने बनाया। ओके। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि अभी क्लास मेथड बनाने से क्या लगा। हम्म। इस मेथड में, इस नॉर्मल मेथड में अंतर क्या है? ठीक है। ये आपका क्लास मेथड है। ओके। और एक मैं आपको नॉर्मल मेथड बना के दिखाता हूँ, यहाँ से इसको हटा के। ठीक है। ठीक है। आपने कहा कि भाई मैं इसको क्लास के मेथड से ये जो आप अभी तक ऐसे ही करते आते हो, आप क्लास बनाते हो, यहाँ पे एक डैफ बनाते हो और पहले क्या करते हो, सेल्फ देते हो। सेल्फ क्या होता है कि उस क्लास का खुद ऑब्जेक्ट जो उसको रन कर सके। तो अगर हम इसको एक चीज और कर लें क्या, एक ऑब्जेक्ट बना लें इस क्लास का, ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू माई क्लास। ठीक है। ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू माई क्लास। अब
यहाँ पे इस पे प्रिंट लगा लेते हैं कि स्टेटमेंट प्रिंट। हम्म। आप इस मेथड को कॉल करना चाहोगे तो कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट वन डॉट माई क्लास, आउटपुट आ गया गाइस। नन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, रिटर्न नहीं करा रहे। आप चाहो तो रिटर्न करा लो, आपकी मर्जी। ठीक है, डन। अब इस क्लास को मैं नीचे लिखता हूँ, या फिर मैं एक काम और करता हूँ। प्रिंट, क्या ये क्लास इस मेथड को एक्सेस कर सकती है? क्या ये क्लास इस मेथड को एक्सेस कर सकती है? माई क्लास डॉट माई क्लास मेथड। क्या हुआ गाइस? मैंने कहा माई क्लास से क्या, माई क्लास मेथड को कॉल करिए, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हम्म। क्या हुआ? चले गए? पोजिशन आर्गुमेंट तो कोई लेता ही नहीं है, सेल्फ मांग रहा है। हम्म। क्या मिला? क्लास मेथड। बट क्या दिस का कोई रोल है यहाँ पर? है ना। सेल्फ में क्या चला गया? दिस चला गया। मतलब वो एज ए रेगुलर मेथड क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, उसके अंदर सेल्फ जा रहा है। अब इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको क्या बना दिया, क्लास मेथड। और यहाँ पे क्या लिख दिया, सी एल एस। गैस इन दोनों का कोई लॉजिक नहीं है, सेल्फ लिखूं या सी एल एस लिखूं, दीज आर जस्ट अ वेरिएबल। अब इसमें मैंने सी एल एस क्यों की लिखा और इसमें सेल्फ क्यों लिखा? जब भी कोई आप क्लास मेथड बनाओगे, अब इसी लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है। क्लास में बस केवल इतना अंतर है कि हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, क्लास मेथड। तो क्लास मेथड ऐड करने से क्या हुआ कि हमने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट माई क्लास मेथड, और सेम यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब की बार आप देखोगे, क्या उसने मुझसे आर्गुमेंट मांगा यहाँ पर? नहीं मांगा। मांगा कि नहीं मांगा? नहीं मांगा ना। तो ये क्या कह रहा है क्लास मेथड? क्लास मेथड ये कह रहा है कि जब कभी भी आप किसी मेथड को कॉल करोगे, तो उसमें पहला आर्गुमेंट खुद सेल्फ ना जाके, वो खुद ऑब्जेक्ट ना जाके क्या चला जाएगा, क्लास चली जाएगी। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने इसको किससे डिनोट किया है, सी एल एस से। तो वहां पर खुद क्लास न, वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ना जाके यहाँ पे क्या गया है, सेल्फ गया है। मतलब सेल्फ मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट गया है, और यहाँ पे क्या गई है, वो खुद क्लास गई है। ठीक है। इसीलिए हम क्या बनाते हैं उसको, क्लास मेथड बनाते हैं। अब इसका मोटिव क्या है बनाने का, क्यों बनाया हमने, सेल्फ को क्यों हटाया यहाँ से? इसलिए हटाया क्योंकि मैं चाहता हूं किसी मेथड की हेल्प से क्या करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। किसी मेथड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो आप माई क्लास लिखते हो और उसके अंदर वेरिएबल पास करते हो जो कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी मेथड की मदद से क्रिएट हो जाए, लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा ऑब्जेक्ट क्रिएटर, और मैं उस मेथड पे, उस ऑब्जेक्ट पे उस मेथड को रन करूंगा, और मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो यहां से समझते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए, एक कोड लिखे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ये सब। एक क्लास बनाइए। ऐसा कोई है जिसे यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ तक क्या चल रहा है? हम्म।
इस हो गया यहाँ तक। अब गाइस देखते हैं यहाँ पे रोल क्या हुआ इस क्लास मेथड का। ठीक है, अगर हमें क्लास का कोई वेरिएबल चेंज करना है, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की मदद से ही करें। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं तो क्या होता है, नया क्रिएट कर लेता है वो। बट अब की बार हम क्या कह रहे हैं कि क्लास मेथड की मदद से हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा है चेंज हॉलीडे। जो पहला आर्गुमेंट वो खुद सेल्फ ना लेके क्या करे, क्लास को ले ले। और क्लास को चेंज करके वो क्या करे, एक इसके साथ क्या दे दिया, पोजिशनल आर्गुमेंट। और पोजिशनल आर्गुमेंट में हमने क्या कर दिया, सी एल एस डॉट हॉलीडे इक्वल्स टू चेंज हॉलीडे, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और बदले में क्या रिटर्न कर दे, हॉलीडे चेंज। मोटिव समझ में आ गया होगा आपको इसका। क्योंकि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की मदद से करते, अगर मैं लिखता क्या, ऑब्जेक्ट वन डॉट हॉलीडेज इक्वल्स टू संडे, तो क्या होता गाइस, क्या होता। हम्म, अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने रोहित रेक्स गैलेक्सी, और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, तो ये क्या करेगा, हाँ क्या करेगा। अगर आप लिख दें सचिन डॉट हॉलीडेज इक्वल्स टू, वैसे आप लोग यही हैं कहीं बाहर हुई दुनिया में उस टाइम। हम्म, तो अगर मैं लिख दूं सचिन डॉट हॉलीडेज और इक्वल्स टू संडे, तो क्या होगा पहले ये बताओ मुझे। हम्म, अगर मैं इसको लिख दूं फ्राइडे, तो क्या होगा। हम्म, मुझे अंतर बताइए इस लाइन में और इस लाइन में, दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों लाइन में और इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस।
या रोहित रहने देते इसको, ठीक है, सचिन छोड़ो, रोहित ही रहने देते। इन दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है, इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है? हम्म, पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने ये चीज आपको। इन दोनों में क्या अंतर है? रोहित भी हॉलीडेज को पोस्ट साइन कर रहा है, और वो भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोहित डॉट हॉलीडेज तो फ्राइडे आप करते हो, तो रोहित अपना एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेगा, है ना? क्या क्रिएट कर लेगा? फ्राइडे। तो अगर हम रोहित डॉट चेंज हॉलीडे करते हैं, तो वो पूरे के पूरी क्लास का वेरिएबल चेंज कर देगा। हम्म, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं की पहली वाली क्लास, जो सबसे पहले वाले मैंने सबसे पहले यही समझाता हूँ ये चीजें कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे चेक करेंगे रोहित के? रोहित के पास कितने इंस्टेंस वेरिएबल? हम्म, गाइस पाइथन ज्यादा दिन का नहीं है आपका, 3 वीक बचे हैं बस, एक ये वाला, ये आज का दिन तो गया, कल का, परसों का, और लास्ट क्लास और, ठीक है। कल आप सोच रहे हो कि कहानी चलने वाली है, पीछे का गायब है आप लोगों का सब। MC करके खाने क्या था? बाकी सब तो ऐसे बैठे हैं जैसे गांधी, गांधी जी के बंदर थे। हाँ, इसी इंस्टेंस के वेरिएबल चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं? हम्म, हम्म, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक क्लास, इवन आपके कई जो नेम स्पेस हैं वो भी एक डिक्शनरी ही मेंटेन करते चलते हैं, ठीक है। जो लोकल स्कोप अभी हमने पढ़े हैं, लोकल ग्लोबल, ये जो नेम स्पेस पढ़े हैं, वो भी एक डिक्शनरी मेंटेन करके चलते हैं। सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर हमेशा डिक्शनरी में ही होता है बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पर भी डिक्ट मेथड ही होता है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक क्लास का अपना एक डिक्शनरी मेंटेन होता है, उसी तरह से आपके जो नेम स्पेस होते हैं, जो लोकल इनक्लोज ग्लोबल, वो भी एक डिक्शनरी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओके, जब पीछे का आप भूल ही गए हो तो मैं इसको क्या ही समझाऊं आप लोगों को। हाँ, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि भाई क्लास मेथड क्लास को लेता है, जो कि एक क्लास के वेरिएबल को चेंज कर सकता है। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के वेरिएबल को चेंज नहीं करता है, वो क्या करता है, अपने लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता है। ओके, उसी तरह से हुआ आपका क्लास मेथड एज ए ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, कि अगर आप चाहें किसी क्लास के मेथड को, मतलब विद द हेल्प ऑफ द मेथड, आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 3।
नेम चाहिए, कॉलेज चाहिए, और क्या चाहिए, कोर्स चाहिए। अगर मैं कहूँ कि भाई एक काम करते हैं, क्या किसी स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है? हम्म। वैसे आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो? ऐसे ही करते हो ना। अगर आपको रोहित ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपने क्या किया, क्लास का नाम लिखा, और पहली वैल्यू पास की उसमें, दूसरी पास की, और तीसरी पास की, यही था। अगर मैं कहूँ कि भाई हम तो मेथड से क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक मेथड बनाना चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएटर हो और वो क्या कर दे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, बट मैं क्या पास करना चाहता हूँ इसमें, एक स्ट्रिंग पास करना चाहता हूँ, है ना। अगर आप स्ट्रिंग पास करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस स्ट्रिंग को तीन टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, उसको तीन वैल्यू मांगेगा वो। आप एक स्ट्रिंग थोड़ी ना दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को एज ए आर्गुमेंट लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और उसको अंदर जाके क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? हाँ जी मैम, जब स्ट्रिंग स्प्लिट होती है तो क्या रिटर्न होता है? अगर किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट मेथड चला दिया जाए तो क्या रिटर्न होता है? तो क्या रिटर्न होता है, डेटा टाइप क्या रिटर्न होता है? हाँ जी मैम, क्या रिटर्न होता है? आप बताइए। क्या रिटर्न होता है? लिस्ट रिटर्न होता है, यस। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हुए बिल्कुल भी। ठीक है। और जब यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न होगी, अब ये बताओ, ये तीसरी क्लास का लेक्चर है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्प्लिट मेथड चलाते हैं तो क्या। और आप तीसरी क्लास का तो छोड़िए, अभी 5 मिनट पहले ही पढ़ा के निपटा हूँ ये चीज। हाँ, अभी डेकोरेटर के अंदर नहीं पढ़े थे हमने क्या ये? हाँ, अभी तो स्प्लिट हुआ था, क्या रिटर्न हुआ था, स्ट्रिंग ही तो रिटर्न हुआ था। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लिया, और स्प्लिट करने के बाद क्या कर लिया, लिस्ट रिटर्न हुआ। और लिस्ट को क्या चाहिए था, गाइस ध्यान से देखना, सीएलएस वेरिएबल है, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, रेक्स गैलेक्सी से। और रेक्स गैलेक्सी के अंदर पहला कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये हमने स्प्लिट कर लिया, राहुल चला जाएगा। स्ट्रिंग रिटर्न का दूसरा आर्गुमेंट क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। और तीसरा क्या है, मशीन लर्निंग, ये चला जाएगा। तो सिंपल हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके, जैसे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको ना क्रिएट करके किससे क्रिएट कर रहे हैं, मेथड की मदद से। अब मेथड की मदद से तो हम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मेथड की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें क्लास का एक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप कैसे करते हो, क्लास चाहिए आपको, क्लास के बाद तीन ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यही चीज तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर ये यहाँ पे जाता है एज ए स्ट्रिंग उसके अंदर, तो हम इसको तीन टुकड़ों में तोड़ लेंगे। और हमें यही, क्या ये लाइन जो यहाँ पे लिखी है, ये वाली और ये लाइन दोनों सेम बात नहीं है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? कि भाई सीएलएस किससे रिप्लेस हो जाए, रेक्स गैलेक्सी से। और ये जो तीन आर्ग्यूमेंट हैं ये स्प्लिट होने के बाद किससे रिप्लेस हो जाए, राहुल से, शालिनी यूनिवर्सिटी से, और मशीन लर्निंग से। तो इसको बोलते हैं हम क्लास मेथड एज ए ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। क्लास मेथड एज अ ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली आपने क्या किया है, एक रोहित ऑब्जेक्ट किया था डायरेक्ट क्लास को एक्सेस करके, एक आपने सचिन क्रिएट किया था डायरेक्ट क्लास को एक्सेस करके, और अब की बार जो राहुल आपने क्रिएट किया है, आपने किसको किया है, मेथड को एक्सेस करके। तो मेथड यूज करके आपने क्या हुआ, अब देखिए कुछ भी हो सकता है इसमें, डायरेक्ट लिस्ट भी तो जा सकती थी, है ना। एक टपल भी जा सकता था, एक सेट भी जा सकता था। ठीक है। और वो यहाँ पे क्या कर लेते, उसी के हिसाब से उसको हैंडल कर देते। अगर खाली टपल जाता डायरेक्ट तो टपल को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या करते, टपल को डायरेक्ट जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स और टू इंडेक्स दे देते। वे नेक्स्ट है आपका स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। ये डेकोरेटर क्या करता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल पास करते हो तो पहला आर्गुमेंट क्या जाता है हमेशा, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, सॉरी मेथड बनाते हो तो पहला क्या जाता है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है जब एक मेथड बनाया जाता है,
क्या जाता है? अगर हम कोई मेथड बनाए तो पहला जो आर्गुमेंट होता है किसी मेथड के अंदर वो क्या होता है? हम्म। अरे पैरामीटर तो होता है, उस पैरामीटर कौन सा पैरामीटर जाता है? सेल्स जाता है ना। तो जब हम क्लास बनाते हैं, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। जब हम कोई भी मेथड बनाते हैं तो पहला आर्गुमेंट क्या जाता है? चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे आपका मेथड हो, सेल्फ जाता है कि नहीं जाता? और सेल्फ क्या होता है? वो खुद ऑब्जेक्ट होता है जिसपे आप उसको रन करोगे। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई मैं इसको नहीं चाहता कि सेल्फ अननेसेसरी जाए, तो हम उसको क्या बना सकते हैं? स्टैटिक मेथड, मतलब रेगुलर मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं स्टैटिक मेथड, क्या लगा दूं? स्टैटिक मेथड, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सेल्फ नहीं जाएगा। समझे बात? तो स्टैटिक मेथड का यूज ये होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं ना, रेगुलर मेथड, तो ये एज ए रेगुलर मेथड बिहेव कर सकता है। तो हम इस पे ऑब्जेक्ट पे रन कर सकते हैं, बट पहला आर्गुमेंट किसके अंदर क्या नहीं जाएगा? सेल्फ नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डेकोरेटर। प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है? इसके अंदर सेल्फ जा रहा है पहला, और ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? 59। ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, जितने भी आपके इंस्टेंस होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं, और आपकी क्लास के वेरिएबल होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है। अगर किसी मेथड की रिटर्न वैल्यू को आप एज ए प्रॉपर्टी बिहेव कराना चाहते हो, मतलब इसको मैं क्लास बना लेता हूँ हियर। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट आप लिखते हो, ऑब्जेक्ट वन और डॉट माई क्लास मेथड, आप इसको कॉल करोगे, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आ गई आपकी। आप चाहते हो कि इसको एज ए इंस्टेंस बिहेव कराना, मतलब आपने यहाँ पे क्या लिखा? वेर इक्वल्स टू 10। ठीक है। अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे कि भी ऑब्जेक्ट वन डॉट वेर, आप इसको कॉल नहीं करते ना, क्या कहते हो आप? ये करते हो ना, मतलब एज ए प्रॉपर्टी बिहेव करा रहे हो, एज ए वेरिएबल बिहेव करा रहे हो। तो अगर मैं कहूँ, बट अगर मुझे ये मेथड यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है। करता है कि नहीं? अगर मैं चाहता हूँ इसको एज ए प्रॉपर्टी बिहेव कराना, तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर? एट द रेट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये एज ए प्रॉपर्टी बिहेव करेगा, मतलब अभी कॉल होना बंद हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट इस तरह से रन कर, अब इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि guys, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम या तो इंस्टेंस वेरिएबल यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे? मेथड यूज करेंगे। हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे, कभी कहीं वेरिएबल ग्लोबल नहीं रखना चाहते कुछ भी, और ग्लोबल नहीं रखना चाहते और अपनी चीजों को क्या करना चाहते हैं? लिमिटेड रखना चाहते हैं। तो लिमिटेड रखने से क्या होगा कि भाई, या तो मैं मेथड रखूंगा या फिर इंस्टेंस वेरिएबल रखूंगा। तो अगर मैं इसको एज ए प्रॉपर्टी बिहेव करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। पांडास के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऐसे दिखाई देंगी कि बेशक वो मेथड होंगे, बट आप उनको डायरेक्ट इस तरह से कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको ये कॉल कराना है, एज ए मेथड बिहेव कराना है, देन यू हैव टू इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको हटा दोगे, तो जब आप इसको रन करोगे तो क्या कहेगा कि भाई ये एक मेथड है माई क्लास का। ठीक है। बट अगर आपने ये प्रॉपर्टी बनाकर डेकोरेटर बना दिया, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है। सेम गोज विद स्टैटिक मेथड। अगर यहाँ पे आप एट द रेट स्टैटिक मेथड लगा देते हो, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सेल्फ। अब अब आपको एरर थ्रो हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। ये क्या कहेगा? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट सेल्फ। ठीक है, चलो सेल्फ यहाँ पे दे दो। समझ गए? अब ये जो सेल्फ है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, ये अपने आप नहीं जा रहा। अब इसके अंदर अगर मैं दिस दे दूं, तो ये चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ना लगाऊं तो क्या होगा? ये दो आर्ग्यूमेंट, ये बोलेगा ये कोई आर्ग्यूमेंट टेक्स वन पोजिशन आर्ग्यूमेंट, बट दो दे दिए। तो पहला खुद कौन सा चला गया? सेल्फ चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको फिर? सेल्फ कॉमा, तब ये चलेगा।
बट अगर मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक मेथड बता दूं तो अब कहेगा ये मुझसे कि भाई एक ही लेता है, आपने कितने दे दिए, दो। तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, सर। क्लियर है? स्टैटिक मेथड रेगुलर एट्रीब्यूट दैट व्हेन यू डू नॉट वांट टू पास द फर्स्ट पैरामीटर एज अ सेल्फ। ठीक है गाइज, आई नो कुछ लोगों को भूत की कहानी से लग रही है मेरी, मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं। ये इसलिए लग रही है आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने पहले लेक्चर ढंग से नहीं पढ़े। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैंने ये पहले आपको समझाई हुई है। ओके, ये वाली पहली क्लास में मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाता हूँ, सो दैट समझ में आए लोगों के। ओके, ये चीजें कैसे क्लास बनती है, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी ये आप घंटा भर में समझे हो ना जिस बात को, ये मैंने बना बना के दिखाए थे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, छोटे छोटे ये सब बना के मैंने ये भी बना के दिखाए थे आपको, कैसे चलता है, कैसे ये मेथड रन होते हैं। तो ये आप ही की क्लास है और आपके पास पड़ी भी हुई है। ये मैंने आपको हॉलीडे चेंज कर करके भी दिखाए थे छोटे छोटे, कि भाई अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा, अगर वैल्यू असाइन करेंगे तो ऐसे क्या होगा। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखो। ओके, पीछे की क्लास देखिए ब्रो, मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है ये भी समझाया था। अगर मैं इसमें से क्वेश्चन ढूंढने बैठूं ना, छोड़े मैं दूं आपसे, एक एक वैल्यू मैंने चेंज करके बताया था आपको कि अगर रोहित को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर इससे चेंज करेंगे तो क्या होगा, है ना। क्लास वेरिएबल के सामने लिखेंगे तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट के सामने लिखेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे टॉपिक भी आपको मैंने दिए थे, हाउ टू चेंज क्लास वेरिएबल वैल्यू, हाउ टू चेंज इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। हम्म। तो इनहेरिटेंस समझते हैं एक बार, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इस पांच तरह के इनहेरिटेंस होते हैं पाइथन में। ठीक है भाई, मोस्ट प्रोबेबली क्लास जो है आपकी कल भी होगी, परसों भी होगी, मतलब नेक्स्ट वीक भी होगी। तो आई थिंक फिनिश ही है। ठीक है, तो अपना रिवाइज करने बैठिए। एक दो वीक आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल आंसर इट। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के होते हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, सो इनहेरिटेंस क्या होता है। भाई देखिए, अभी तक हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं क्या, कोड रीयूजेबिलिटी वाला। ओके, हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, हमने डेकोरेटर क्यों बनाए, सो दैट एक बार लिख लें उसको बार बार यूज करते रहें। ठीक है, उसी तरह से क्लासेस को भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर एक क्लास हमने लिख ली है तो हम दूसरी क्लास नहीं लिखेंगे अगर वो सेम काम करती हो तो। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम बाकी के इंस्टेंस वेरिएबल, आपके क्लास मेथड्स, वो सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर पांच तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस इज नथिंग, इज जस्ट गेटिंग द एक्सेस ऑफ पेरेंट क्लास इनटू द चाइल्ड क्लास। कि हमने एक क्लास बना रखी है और उसके वेरिएबल्स को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेरेंट क्लास बनाई यहाँ पर, इसका नाम रख दिया हमने पेरेंट क्लास, और यहाँ पे रख दिया एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं शेयर। तो अगर ये क्लास ऐसे आपने छोड़ रखी है चाइल्ड क्लास, ये दो अलग अलग क्लास है, इन इस क्लास का और इस क्लास का आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक वैर है और वैर इक्वल्स टू 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर
माई वेर इक्वल्स टू है। अब गाइस होगा क्या कि अगर हम कहें कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट बनाओ आप किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने लिख दिया चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बन गया ऑब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली में जब आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप डॉट यहाँ पे लिखोगे तो केवल क्या दिखाई दे रहा है, एक इंस्टेंस वेरिएबल दिख रहा है माई वेर। आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट, मुझे इसका एक्सेस चाहिए। अब दो तरीके हैं इसका एक्सेस के लिए, या तो आपको फिर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, यहाँ पे फिर ये बनाना पड़ेगा, आप इसको बनाओगे और यहाँ पे शिफ्ट टैब करके देखोगे तो अगेन आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं पे हम कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि दिस वेरिएबल शुड बी एक्सेसिबल इन दिस क्लास। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनहेरिट द क्लास, ओके। और इनहेरिट के अंदर क्या होता है कि मुझे इस पेरेंट को बस यहाँ पे लिखना, समझ गए। इसके जितने भी गाइस, नॉट ओनली दिस वेरिएबल, इसके जितने भी मेथड्स होंगे, इसके जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, जितने भी इसके क्लास वेरिएबल होंगे, तो ये सारा का सारा एक्सेस किसके पास होगा, चाइल्ड के पास होगा। अब होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट के पास आप डॉट लिखोगे ना, दोनों का एक्सेस, इसका भी है और इसका भी है। आपको ये वैर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस। कि आप इस पे माई वैर भी चला सकते हो, आप इस पे वैर भी चला सकते हो। तो वैर, पेरेंट्स से हम चाइल्ड में भी कर सकते हैं। नो, चाइल्ड से प्रिंट कर यस, दिस इज द पेरेंट क्लास। यू कैन नॉट गेट, अगर पेरेंट का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं है उसका, ठीक है। सेम लाइक जैसे एलईजीबी में चल रहा था, सेम है। क्लियर है सर, समझ में आ गई बात। हाँ, पेरेंट्स का चाइल्ड बना, पेरेंट्स का चाइल्ड बना, लेकिन चाइल्ड का पेरेंट्स भी नहीं हो पाए। हम्म, पापा की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ना, आपकी प्रॉपर्टी पापा क्या करेंगे लेके, हाँ, ठीक है। तो पाइथन के अंदर देखो 5 तरह के इनहेरिटेंस है। पहला कौन सा है आपका, सिंगल इनहेरिटेंस। इसको एक डिटेल में समझा दूंगा गाइस, अभी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। बाकी एक इनहेरिटेंस समझ में आ जाए तो सारे समझ में आता है। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है, सिंगल। तो गाइस ये जो आपका इनहेरिटेंस है, ये पेरेंट चाइल्ड, तो आपका एक पेरेंट मेथड आपको कहाँ चाहिए, चाइल्ड क्लास में चाहिए, तो हमने क्या कर दिया उसको पेरेंट से इनहेरिट कर दिया। क्लियर। तो आप इस तरह से इसको रन कर सकते हैं, मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका, हाँ एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो मेथड हैं सेम नाम से, वैसे अगेन ये एक स्कोप बनाता हुआ चल रहा है, ये इस चाइल्ड क्लास का स्कोप है और ये इसका है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेरेंट मेथड यहाँ पर भी है और पेरेंट मेथड यहाँ पर भी है, तो पेरेंट क्लास के पास से पहले वो कहाँ ढूंढेगा, अपने पास ढूंढेगा। चाइल्ड। तो अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और पेरेंट मेथड को रन करते हो तो ये मेथड रन होगा, ना कि ये, ठीक है। हालांकि ये भी पॉसिबल है रन करना सुपर क्लास की मदद से, मतलब सुपर एक कीवर्ड होता है उसकी मदद से पॉसिबल है। बट अगर सुपर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो पहले अपनी ही क्लास के मेथड को क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे उस क्लास का क्लास वेरिएबल हो, चाहे उसका मेथड हो, हमेशा पहले कहाँ ढूंढेगा, अपनी क्लास में, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन पाइथन occurs व्हेन क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने मान लीजिए एक क्लास ये बनाई पेरेंट वन के नाम से, आपने एक क्लास बनाई पेरेंट टू के नाम से, तो ये भी पॉसिबल है पेरेंट वन और पेरेंट टू, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चाइल्ड मेथड। तो इसका सीक्वेंस मैटर करता है गाइस, जैसे आपका किस में मैटर करता है, पोजीशन वगैरह में। तो पहले कौन सी क्लास में देखा जाएगा, पेरेंट्स। पेरेंट वन में, फिर उसके बाद किस में देखा जाएगा, पेरेंट टू में। अब ये कितनी भी हायरार्की क्यों ना हो, समटाइम्स गाइस एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं डायमंड शेप प्रॉब्लम। डायमंड शेप प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में। मान लीजिए तो चलो ये सिंपल मैंने रखा है, तो अगर हम बहुत सारे हाइब्रिड बना दें इसको, तो हाइब्रिड में प्रॉब्लम ये हो जाती है
कि भाई हमें खुद नहीं पता चल पाता कि कौन सी क्लास किससे एक्सेस हो रही है, तो उस केस में एक चीज होती है एमआरओ। क्या होता है? एमआरओ, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। तो एमआरओ को क्या करता है? एमआरओ आपको ये सीक्वेंस बता सकता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपने कहा, तो पहले आपकी कौन सी क्लास एक्सेस हो रही है? पेरेंट वन, और उसके बाद कौन सी हो रही है? पेरेंट। तो आपकी जितनी भी क्लासेस होती ना एक दूसरे से कितने भी मिक्सअप कर रही होती, तो एमआरओ आपको बता सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज एमआरओ और व्हाट इज डायमंड शेप प्रॉब्लम। तो डायमंड शेप प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी क्लासेस से एक्सेस हो रही होती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? डायमंड शेप प्रॉब्लम। और उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? एमआरओ। तो एक टेंडर मेथड है जो एमआरओ आपको बता सकता है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एमआरओ चलाओगे वो आपको बता देगा कि भाई ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है इस क्लास के अंदर, और ये सबसे पहले पेरेंट वन को एक्सेस करेगा और उसके बाद पेरेंट टू, और उसके बाद ये खुद ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है। तीसरा होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या कहता है? भाई ग्रैंड पेरेंट ने किसको एक्सेस किया? पेरेंट ने किसको लिया? ग्रैंड पेरेंट को। और चाइल्ड ने किसके लिया? पेरेंट को। तो मतलब एक लेवल चल रहा है हायरार्की। इवन तो इस क्लास के बीच में और इस क्लास के बीच में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है ना, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट फिर भी ये दोनों लिंक किसकी वजह से हैं? पेरेंट की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो एक ही लेवल पे पहले ग्रैंड पेरेंट आया पेरेंट के पास, और चाइल्ड के पास कौन आया? पेरेंट आया, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है गाइस? मतलब एक ही क्लास से मोर देन वन आप क्लासेस को क्या करते जा रहे हो? इनहेरिट करते जा रहे हो, ठीक है। तो एक के पास एनिमल क्लास है आपकी, ओके। एनिमल, डॉग को किससे इनहेरिट किया? एनिमल से। और कैट को भी किससे इनहेरिट किया? एनिमल से। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? हायरार्किकल। और फिर लास्ट होता है आपका कौन सा? हाइब्रिड। मतलब बहुत सारी क्लासेस को आप एक जगह क्या कर दो, सारे मतलब कंबाइन कर दो। और दिस इज नॉट अबाउट के ये कोई सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लगाना है या डबल, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द क्लास। और कोई रीजन नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है अलग से कि भाई कौन सा इनहेरिटेंस यूज करेंगे, हाइब्रिड यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, नहीं। ये अपने आप बन जाते हैं उस तरह का कि भाई ये हाइब्रिड बन गया है या क्या बन गया है। तो हमने समझने के लिए इनके नाम दे दिए हैं, अदरवाइज इनका कोई ऐसा कोई सिंटेक्स रूल नहीं है कि ये ग्लोबल है या लोकल है या ये वाला है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बस समझने के लिए नाम है, ठीक है। तो हाइब्रिड में कंबाइन हो गए, मान लीजिए ये तो सिंपल हो गया। ये कैसा हो गया guys? ये हायरार्किकल हो गया। ये क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। हाँ, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं सबको मिला के? हाइब्रिड। अब एक चीज और, जैसे कि इनके नाम है तीन तीन गाइस, ठीक है। जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, है ना, लाइक जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, तो या तो उसको कह सकते हैं हम चाइल्ड क्लास, या फिर क्या कह सकते हैं? सब क्लास, या फिर डेराइव क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास, सब क्लास, या फिर डेराइव क्लास। पर जिस क्लास से इनहेरिट करते हैं उसको भी तीन नाम दिए गए, या तो उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, या फिर बोलते हैं सुपर क्लास, और या फिर बोलते हैं बेस क्लास, ठीक है। तो गाइस आई विल अपलोड दिस फाइल, आप वन बाय वन सारे इनहेरिटेंस लगा के देखिए, ठीक है। देन कल की क्लास में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर और सुपर कीवर्ड देखेंगे कि भाई कैसे एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चलती है।
और क्वेश्चन कितने कितने हो गए आप लोगों के? किसके हो गए 50? पहले दोनों 50। तो फंक्शन जोनिंग क्लास को पहले करो तो। लिखो एक सवाल 50 में से। हाँ तो शुरू वाले तो रिवाइज कर लो थोड़े, हाँ रिवर्स वगैरह पहले वाला। चलो एक क्लास बनाओ और 5 को 5 इनहेरेंट फाइल में दे रहा हूँ आप लोगों को। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू में ये सारे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं कि इनहेरिटेंस कौन सा होता है, क्यों बनाते हैं इनहेरिटेंस। ओके। और आपका जो टेस्ट लूंगा मैं उसमें से 10 क्वेश्चन ओप्स के होंगे। 10 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे बेसिक्स वाले और 10 क्वेश्चन ओप्स के होंगे। वो टेस्ट होगा तो इसको छोड़ के अगला संडे जो आएगा, अगले स्टेप पे। अगले संडे फिनिश कर दूंगा इसमें पाइथन। आपका इतना नहीं बचा है पाइथन में कुछ, ठीक है। जो जाना चाहे जा सकते हैं, बाकी जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है।